दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बैठकें की। इस मौके पर सीएम ने जापान की प्रमुख ऑटो कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के सीईओ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य में निवेश और भविष्य की योजनाओं को लेकर अहम चर्चा हुई। सुजुकी मोटर ने हरियाणा में और अधिक निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इस अहम मुलाकात के दौरान सुजुकी मोटर के सीईओ ने कहा कि कंपनी भविष्य में हरियाणा में अपने निवेश को और बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि सुजुकी भारत के साथ साथ हरियाणा के औद्योगिक विकास में भी सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। इस दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जापान में गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो सांस्कृतिक सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा 20 जून को टोक्यो विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय संस्कृति और गीता के संदेश पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। बैठकों के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के सुझावों का स्वागत है। हरियाणा में निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। हमारा विजन स्पष्ट है। हम विकसित हरियाणा के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2026 न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी 2026 को अंतिम रूप देने से पहले हमने उद्योग जगत के सीधा संवाद, जो उद्योग जगत के स्टेक होल्डर्स थे, उनसे सीधा संवाद स्थापित किया। साथियों, हमारी सरकार का मानना है कि कोई भी नीति तभी सफल होती है जब उद्योगों की वास्तविक जरूरतों और अनुभवों को शामिल किया जाए। उनसे चर्चा करके, उनसे विचार करके हमने पिछले 2 दिन में, क्योंकि कल भी मैं लगभग 20 स्टेक होल्डर ग्रुपों से मिला और आज भी लगभग इतने ही, आज 20 के करीब आज भी स्टेक होल्डर ग्रुप से मिला। उनसे महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिए हैं। टी सुजुकी साहब ने हरियाणा में भविष्य में और अधिक निवेश का भरोसा उन्होंने दिलाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत की प्रगति के साथ साथ, टी सुजुकी साहब ने कहा कि भारत की प्रगति के साथ साथ हरियाणा की प्रगति में भी सुजुकी पूरी भागीदारी निभाएगी। हरियाणा की सियासत में पारा एक बार फिर चढ़ गया है। मौका है शहर की सरकार चुनने का। प्रदेश के राजनीति में छोटा चुनाव हो या बड़ा, हलचल हमेशा बड़ी ही रहती है। बीजेपी जहां अपनी सत्ता को शहर के हर वार्ड तक बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस इस बार जीत के पंजे के साथ जोरदार वापसी की तैयारी में है। पंचकुला, अंबाला हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ शुरू हो गया है दावों और वादों का दौर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के साथ साथ रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा, सांपला जैसी नगर पालिकाओं में सियासी सरगर्मी तेज है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने किस चेहरों पर दाव लगाया है। निगमों की सियासी जंग। राजीव जैन बीजेपी प्रत्याशी सोनीपत, कमल दीवान कांग्रेस प्रत्याशी सोनीपत, अक्षिता सैनी बीजेपी प्रत्याशी अंबाला, कुलविंदर कौर कांग्रेस प्रत्याशी अंबाला, श्यामलाल बंसल बीजेपी प्रत्याशी पंचकुला, सुधा भारद्वाज कांग्रेस प्रत्याशी पंचकुला। पार्टियों ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग और अनुभव का तड़का लगाया है। पंचकुला में बीजेपी ने पुराने कार्यकर्ता श्यामलाल बंसल पर दाव खेला है, तो कांग्रेस ने सुधा भारद्वाज को उतारकर मुकाबले को कड़ा बना दिया है। सोनीपत में बीजेपी ने कोई जोखिम न लेते हुए निवर्तमान मेयर राजीव जैन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस के कमल दीवान उन्हें कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। अंबाला की बात की जाए तो यहाँ महिला उम्मीदवारों के बीच जोरदार भिड़ंत है। बीजेपी की अक्षिता सैनी और कांग्रेस की कुलविंदर कौर के बीच चुनावी जंग दिलचस्प होने वाली है।
नगर परिषद और पालिका के दंगल की बात करें तो रेवाड़ी नगर परिषद के लिए बीजेपी ने विनीता पीपल, कांग्रेस ने निहारिका चौधरी पर दाव खेला है। धारूहेड़ा में बीजेपी ने अजय जांगड़ा और कांग्रेस ने कुमारी राज को उम्मीदवार बनाया है। सांपला नगर पालिका की बात करें तो बीजेपी ने प्रवीण कोच को प्रत्याशी बनाया। सिर्फ मेयर ही नहीं, वार्ड स्तर पर भी घमासान जारी है। पंचकुला के सभी 20 वार्डों में दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन इस शहर की सरकार के चुनाव में असली चाबी जनता के हाथ में है। जनता के मुद्दे साफ हैं। इन्हीं मुद्दों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। अब ग्राफिक्स के जरिए जनता के असल मुद्दे समझ लेते हैं। जनता के असल मुद्दे: बुनियादी ढांचा, टूटी सड़कों की मरम्मत और सीवरेज की बेहतर व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, घर घर से कचरा उठाना और डंपिंग ग्राउंड का समाधान, जल भराव, बारिश के दौरान शहरों में होने वाले जल भराव से मुक्ति, शुद्ध पेयजल, हर घर तक साफ पानी की नियमित सप्लाई। वहीं इन चुनावों को प्रदेश की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी के लिए ये अपनी शहरी पकड़ को बरकरार रखने की चुनौती है। कांग्रेस के लिए चुनाव 2029 की तैयारियों का लिटमस टेस्ट है। नामांकन जारी है और चुनाव प्रचार की गर्मी धीरे धीरे लू में बदलने वाली है। 10 मई को जनता वोट की चोट करेगी और 13 मई को ये साफ हो जाएगा शहर की सरकार में किसका दबदबा रहेगा। क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या कांग्रेस का हाथ बाजी मारेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। इधर जींद में पॉलीक्लिनिक मेडिकल लापरवाही का अड्डा बन गया है। ये पोल तब खुली जब वहां डिप्टी स्पीकर का औचक छापा पड़ा। इस औचक निरीक्षण में सिस्टम की पूरी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। डॉक्टर नदारत थे, सीसीटीवी बंद थे और मरीज बेहाल थे। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जींद का पॉलीक्लिनिक मेडिकल, जहां मरीज उम्मीद लेकर आते हैं लेकिन सिस्टम उन्हें निराश कर रहा है। जब डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा यहां अचानक पहुंचे तब जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कई डॉक्टर ड्यूटी से गायब, सीसीटीवी कैमरे बंद, निगरानी पूरी तरह ठप, पंचकर्मा यूनिट 20 से 25 दिन से बंद, स्टाफ सिविल अस्पताल में बैठा मिला। ड्यूटी छोड़ने वालों में डॉक्टर धर्मपाल, संजय, रेखा, राजकुमारी और कपिल के नाम सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि जहां इलाज होना चाहिए वहां पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा था। इस दौरान जींद के डीसी डॉक्टर इमरान रज्जा भी मौके पर मौजूद रहे। क्लिनिक का औचक निरीक्षण किया गया है जिसमें हम लोगों को डॉक्टरों की कमी मिली गई है। यहाँ पे एब्सेंट उनकी हमारे आने के बाद हमने लगवाई है कुछ डॉक्टर्स की। और जैसे कि यहाँ पर विशेष रूप से पंचकर्मा को लेके आ रहा था कि 20-25 दिन से तो बिल्कुल ही बंद है, और हालात देखने के बाद बिल्कुल क्लियर लगा कि 20-25 दिन से बिल्कुल सब कुछ बंद हुआ पड़ा, कोई सफाई नहीं। जिसमें डॉक्टर धर्मपाल, संजय और श्रीमती रेखा, राजकुमारी और कपिल अटेंडेंट, ये लोग सिविल हॉस्पिटल में बैठे लगातार, जिनकी रिपोर्ट ये यहाँ के कैमरे बंद किए हुए हैं। विशेष रूप से ये भी एक डॉक्टर साहब की कलाकारी मुझे लग रहा है ऐसी है, कैमरे बंद हो तो बताना चाहिए कि कब से कैमरे बंद हो। जनवरी से तो डॉक्टर कह ही रहे कि कम से कम जनवरी से तो बंद ही हो, उससे पहले भी बंद हो तो कोई बड़ी बात नहीं। एक डॉक्टर होने के नाते भी सख्त कार्रवाई करूंगा और यहाँ का नुमाइंदा होने की वजह सख्त कार्रवाई करूंगा, किसी को बख्शूंगा नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में लिख सकूंगा लिखूंगा। तो सवाल साफ है, अगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो मरीज आखिर कहां जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आवक तो तेज है लेकिन उठान की रफ्तार धीमी बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि मंडी के अंदर और बाहर गेहूं के ढेर लगने से जाम जैसी स्थिति बन गई है। किसान और आड़ती दोनों ही परेशान हैं। अब तक मंडी में करीब 31 लाख क्विंटल गेहूं पहुंच चुका है, लेकिन उसका उठान 15% से भी कम हुआ है। रिपोर्ट देखिए। गोहाना की अनाज मंडी में इन दिनों गेहूं की आवक अपने अंतिम चरण में है। अब तक करीब 31 लाख पैक यानी लगभग 15 लाख क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंच चुका है,
लेकिन उठान की धीमी प्रक्रिया के चलते मंडी में अव्यवस्था फैल गई। सरकार और प्रशासन द्वारा किए गए उठान के दावे धरातल पर खोखले नजर आ रहे हैं। इस दौरान कृषि मंत्री से लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों तक कई बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ। आड़तियों के मुताबिक अब तक करीब 15 लाख क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंच चुका है, जबकि उठान केवल करीब 4 लाख क्विंटल तक ही हो पाया है। धीमी उठान के कारण मंडी में जगह जगह गेहूं के ढेर लगे हुए हैं। उठान न होने से किसानों की पेमेंट भी अटक रही है, जिससे वे परेशान हैं। आड़तियों ने प्रशासन से उठान प्रक्रिया को तेज करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं और किसान आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। करीब करीब हमारे 31 लाख कट्टे की आवक हो चुके हैं जो गेट पास की एंट्री है, और 27 लाख कट्टे हैं जो गवर्नमेंट को लिखे जा चुके हैं, जिनकी खरीद हो चुकी है। और उठान लगभग आप ये मान के चलो 4 लाख, करीब कल 5 लाख कट्टे का हो गया। तो बाकी आप ये मान के चलो 10 से 12% की लोडिंग है। बहुत धीमा कार्य चल रहा है उठान का। इसके देखते हुए हमने मांग भी की थी अफसरों से भी कि हमारा उठान जल्दी कराया जाए ताकि किसान की पेमेंट आ सके। लगभग 31 लाख कट्टे आवक होली जी, बिडिंग होली लगभग 28 लाख कट्टे, उठान होया 4.5 लाख कट्टे, और बरदाना नहीं मिल रहा। हमने 6 लाख कट्टे पेंडिंग पड़े हैं। वे ये महकमे वाले हमने बकाए जा रोज अगी वाले घंटे माले 2 घंटे माले गाड़ी चाल ली, कोई बरदाना नहीं मिल रहा। हमने गोहाना अनाज मंडी में जी सरकार ने 1 तारीख से परचेज का दावा किया था कि 1 तारीख से खरीद शुरू कर देंगे। 1 तारीख की बजाय 10 तारीख को परचेज शुरू करनी करी। 8 तारीख से मंडी जोरों पे चल पड़ी थी। एसडीसी साहब भी आ लिए और एसडीएम साहब भी आ लिए। ट्रांसपोर्ट को बुलाया गया, उनके कहने से ट्रांसपोर्ट बोल रहा था किसान कनक लेके आ रहे हैं, गाड़ी घूमने की जगह नहीं है, वो नहीं है। अब तो किसान की आवक भी कम हो गई है, तकरीबन लगभग 95% किसान का गेहूं आ चुका है। गोहाना अनाज मंडी में उठान की धीमी रफ्तार ने किसानों और आड़तियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस समस्या का समाधान कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक मेल और पूरा सिस्टम अलर्ट पर। चंडीगढ़ में धमकी भरे ईमेल से बेचैनी बढ़ी। मेल के जरिए स्कूलों को निशाना बनाने की बात और ट्रेन को उड़ाने की धमकी मिली है। आखिर कौन है इसके पीछे और कितना बड़ा है खतरा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ में एक बार फिर सामने आया है धमकी भरा ईमेल, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। मेल में स्कूलों को निशाना बनाने की बात कही गई। 24 अप्रैल का जिक्र कर डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई। यही नहीं, अंबाला से दिल्ली जाने वाली ट्रेन को लेकर भी धमकी दी गई। मेल में डर फैलाने वाले शब्द, अभिभावकों को चेतावनी और खुद को खालिस्तानी संगठन बताने का दावा किया गया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ डर फैलाने की साजिश है या इसके पीछे कोई ठोस खतरा छिपा है। मामले की जांच में जुटी है चंडीगढ़ पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां। हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। स्कूलों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार ईमेल के माध्यम से धमकियां मिल रही हैं और उसी कड़ी में फिर से एक धमकी भरा मेल मिला है, जिसके अंदर कहा गया है कल शुक्रवार यानी कि 24 अप्रैल को स्कूलों को बम से जो है उड़ाया जाएगा, कोई भी बच्चा जो है स्कूल में ना जाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार जो धमकियां मिल रही हैं और प्रशासन जैसे ही उनको मेल मिलता है तभी जो है अलर्ट मोड पर हो जाता है और तमाम जांच जो है की जाती है। उसी के साथ साथ दूसरा ये भी कहा गया कि जो अंबाला से दिल्ली जो ट्रेन जाएगी उसको भी जो है उड़ाने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि देखिए ट्रेनों को और स्कूलों को एक धमकी जो है यहाँ पर दी गई है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर चीज़ की जाँच की जा रही है और तमाम टीमें पहुँच कर वहाँ पर जाँच कर रही है। डॉग स्क्वाड सहित तमाम टीमें वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर जो है जांच करती है। और ऐसे में देखा जाए तो लगातार पिछले कई दिनों से जो है धमकियां
आ रही हैं, चाहे स्कूलों को उड़ाने को लेकर हो या फिर हरियाणा और पंजाब सचिवालय को उड़ाने को लेकर हो या फिर विधानसभा को लेकर हो, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को लेकर भी जो है धमकियां मिली। लगातार धमकियों का दौर जारी है, लेकिन जब भी पुलिस जांच करती है धमकी मिलते ही कि बॉम्ब से उड़ाया जाएगा, तो वहाँ पर कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है वहाँ पर नहीं मिलती है। तो ऐसे में बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रशासन वहाँ पर एक एक चीज़ की जांच करने का जो है काम करता है, लेकिन जब वहाँ पर प्रशासन को कुछ नहीं मिलता तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि दहशत फैलाने के लिए इस प्रकार की ईमेल जो है भेजी जा रही है। लेकिन ये ईमेल कह सकते हैं कि क्यों भेजी जा रही है, इसके पीछे किसका हाथ है और कहां से ये ईमेल जो है ऑपरेट की जा रही है, कहीं बाहर से आ रही हैं या किस प्रकार से आ रही हैं, इसको लेकर भी प्रशासन और कह सकते हैं कि खासतौर पर साइबर की जो टीमें हैं वो इस पे काम कर रही हैं। और कह सकते हैं कि ये जांच का विषय भी है बड़ा, क्योंकि लगातार इस प्रकार की धमकियां देना, और इसमें एक वर्ड जरूर याद बार बार कराया जाता है, एक वर्ड को बार बार दोहराया जाता है, खालिस्तानी की तरफ से ये जो है ये धमकियां जो है दी जा रही हैं, साफ तौर पर उसमें लिखा होता है। तो ऐसे में ये जांच का विषय है कि आखिर ये धमकियां जो है लगातार क्यों दी जा रही हैं, और कल की धमकियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि पूरी जांच चल रही है, जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी, लेकिन धमकियां जो दी जा रही हैं वो क्यों दी जा रही हैं, ये जांच जारी है और जांच के बाद ही आखिर साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण है। धमकी, दहशत और जांच, इन 3 शब्दों के बीच फंसा है पूरा मामला। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अफवाह है या किसी बड़ी साजिश की आहट। फिलहाल जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा में सरकार की बड़ी योजना अब आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनती दिखाई दे रही है। फरीदाबाद में परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी में हो रही त्रुटियां लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई हैं। हालात यह है कि दिव्यांग तक दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन समाधान कहीं नजर नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित डीसी ऑफिस के नीचे बने कार्यालय का ये नजारा। हर रोज दर्जनों लोग अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें राहत नहीं बल्कि मिल रही है सिर्फ तारीख पर तारीख। फरीदाबाद में पीपीपी की त्रुटियों से जूझ रहे लोग कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं। एक दिव्यांग महिला भी जो हर दिन उम्मीद लेकर आती है, लेकिन हर बार निराश होकर लौटती है। लोगों का आरोप है कि त्रुटि ठीक करने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, यानी जिस सिस्टम को सुविधा के लिए बनाया गया वही अब सवालों के घेरे में है। फरीदाबाद में लोग आधार जो सेंटर है उसके चक्कर लगाने को मजबूर हैं, और आप देख सकते हैं कि दिव्यांग है उसके लिए यहाँ उसको लाने और ले जाने के लिए भी कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की है। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर डीसी कार्यालय का बोर्ड लगा हुआ है और प्रथम तल है ये सेक्टर 12 लघु सचिवालय का। यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार लोग जो त्रुटियां उनके परिवार पहचान पत्र में हैं या जो भी हैं उन तमाम चीजों को यहाँ ठीक कराने के लिए लाइन लगी रहती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि दिव्यांग है महिला, लेकिन कोई सुविधा उसको नहीं मिल रही है। इनसे हम जान लेते हैं। किस लिए आए हो बहन जी आप यहाँ पे? भाई हम फैमिली आड़े वाईफाई करवाने को आए। अच्छा, कब से चक्कर काट रहे हो? कई साल हो गया हमें तो। कई साल से धक्के खा रहे हो, तो कोई सुनता नहीं है? क्या बात है? सुनता का भाई, हम पे ना है, सर्टिफिकेट ना है। अच्छा, पुराना ना है, वो मांगा तो पुरानी वोट कार्ड। अच्छा, अब इन भाई ने बोली या कमरे में। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, ये क्या मांगे? तो वोटर कार्ड मांगो पुराना। अच्छा, पुराना है, नया है आपके पास, लेकिन फिर भी चक्कर कटवा रहे हैं। फिर भी चक्कर कटवा रहे हैं लोग जो है अपने उनकी त्रुटियों को ठीक। आप भी इसीलिए आए हैं? क्या दिक्कत आ रही है आपको? उनका राशन कार्ड पहले मिल रहा था, अब मिल नहीं रहा। अब नहीं मिल रहा? अब नहीं मिल रहा। क्या कारण क्या है? पता नहीं, इनकम ज्यादा है। राशन कार्ड दिए सबके, हमारी 1 लाख की तनख्वाह दिखाई सरकार ने, 0 तनख्वाह 1 लाख दिखाई। 1 लाख दिखाई। हमारी रोज के गन्ना में काम करते हैं और कोई काम भी काम ना, और पेमेंट इतनी बढ़ा दी है दुनिया के इनकम कर दे 3-3 लाख कर दी है, बढ़ा दी है। कितनी कमाई है। छोटी मोटी दुकानें रोज के खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे हैं।
अच्छा, ना यहाँ सुनवाई नहीं करते? ना सुनवाई ना करे, सब जगह पैसा लगे, पैसा मांग रहे हैं, कोई 1500, कोई 2000, कोई 1000। कौन मांग रहा है? एक राशन से करने वाले ये मांगते हैं। हाँ, लीड लौट के जा रहे हैं, हमारे पास पैसा ना है। क्या में लोग वहाँ को, मैं आपको वहाँ का भी दृश्य दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों की जो आवाजाही है वो लगी रहती है, और कहीं ना कहीं ये तमाम वही लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और ये पूरा का पूरा जो सेंटर है, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर अपनी त्रुटियां ठीक कराने आते हैं, और लाइनों में आपको यहाँ लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन तमाम लोग जो है यहाँ पर परेशान हैं, और कहीं कोई उनको उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। सवाल सिस्टम से है, क्या आम आदमी को अपना ही डाटा ठीक करवाने के लिए भी परेशान होना पड़ेगा? और अगर वाकई पैसे मांगे जा रहे हैं तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इधर यमुनानगर में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, आरटीए और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने सड़कों पर उतरकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। यमुनानगर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन ने तड़के सुबह बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता, आरटीए और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार सुबह तड़के सड़कों पर उतरकर अचानक चेकिंग अभियान शुरू किया। इस औचक कार्रवाई से जहां वाहन चालकों में हड़कंप मच गया, वहीं कई वाहन चालक जांच से बचने के लिए रास्ता बदलते नजर आए। लगातार करीब 4 घंटे तक चले इस अभियान में कुल 25 वाहनों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान 3 वाहन ऐसे पाए गए जो बिना ISTP के लाइमस्टोन समेत खनन सामग्री ले जा रहे थे और ओवरलोड भी थे। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो हरियाणा स्टेट के द्वारा ISTP टैक्स लगाया गया है, उसके संबंध में अभी जो दूसरे स्टेट से हरियाणा के अंदर एंटर करते हैं तो वो इस टैक्स को नहीं दे रहे हैं, और खासकर जो लाइमस्टोन जो पत्थर लेके आते हैं अभी वो इसको नहीं पे करके आ रहे हैं। तो आज ये विशेष अभियान चलाएगा, जिसमें खनन निरीक्षक और साथ में ये RTO स्टाफ को लेके चेक किया गया। तो यहाँ पर 3 वाहन हमें ऐसे चलते पाए गए जिनके अंदर लाइमस्टोन भरा हुआ था, और उन्होंने ISTP टैक्स पे नहीं किया गया था, जिस संबंध में इन तीनों को ओवरलोड का और साथ में ISTP टैक्स न भरने के कारण उनका चालान किया गया है। और माइनिंग विभाग द्वारा इसमें जो भी कार्रवाई बनेगी उसके खिलाफ इनके खिलाफ की जाएगी। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया और संबंधित विभागों द्वारा उन पर नियमानुसार भारी जुर्माना भी लगाया। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से साफ है कि अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर अब लगातार निगरानी और कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार के आदेश पर फरीदाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। वैध कॉलोनियों में मकानों के बाहर किए गए कब्जों पर DTP इन्फोर्समेंट की टीम लगातार तोड़फोड़ अभियान चला रही है। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में DTP इन्फोर्समेंट की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी अभियान जारी रखा। टीम ने वैध कॉलोनियों में मकानों के बाहर बनाए गए रैंप, दीवारें और अन्य निर्माणों को हटाया। DTP इन्फोर्समेंट अधिकारी के मुताबिक सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए ये कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में करीब 450 मकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई होगी। लगातार जो है तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले काफी दिनों से देखने की लगातार जो एनक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जी, कब तक चलेगी ये और कितने दिन की ट्रायल रहेगी?
ये कार्रवाई लगातार बल्कि आज को मिला लें तो मैं कहता हूँ कि 3 दिन से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। इसका संदर्भ ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में एक CWP PIL है, सुनील सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा करके, जो पेंडिंग है। उसमें इंटरिम आदेश तो आ चुके हैं कुछ, जो केस लंबित है या CWP लंबित है कोर्ट में, वह तो STIL+4 पॉलिसी के रिगार्डिंग है। उसी पॉलिसी के संदर्भ में हरियाणा सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को एक आदेश जारी करे हैं और उस आदेशों में ये कहा गया है कि कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट होता है जहां पे आगे उसका ROW है, यानी कि जो रोड है उसका राइट ऑफ वे है, उस पर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट अगर है, लाइसेंस, क्योंकि हमारा जुरिसडिक्शन लाइसेंस कॉलोनी में है तो मैं उस संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ। लाइसेंस कॉलोनी की कोई भी इंटरनल रोड है, उसमें किसी रेजिडेंशियल प्लॉट के ओनर ने रोड के ऊपर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट, जो कि लॉन द्वारा हो सकता है या वहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल बना लिया, ग्रीन एरिया बना लिया, या कई बार लोग गार्ड रूम का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी अतिक्रमण अगर लाइसेंस कॉलोनी की राइट ऑफ वे यानी रोड, इंटरनल रोड पे पाया गया तो उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। फिलहाल फरीदाबाद में चल रही इस कार्रवाई से साफ है कि प्रशासन अब अतिक्रमण को लेकर किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।